फ्रेंड्स, आज जियोग्राफी का हम ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आता है। यह टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके लिए जियोग्राफर्स ने विभिन्न संकल्पनाएं दी। इन संकल्पनाओं में पहली संकल्पना कास्ते द बफन की है, परंतु आगे चल करके इनकी संकल्पना में अनेक विद्वानों ने संशोधन किया, जिसमें लाप्लास की संकल्पना, चैम्बरलिन की संकल्पना, जेम्स जीन्स की संकल्पना और जो सर्वमान्य संकल्पना है वह है लेमेंटियर की बिग बैंग थ्योरी। इसमें प्रथम संकल्पना जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय संकल्पना है, इसके माध्यम से बहुत सी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो जानकारी है वह साफ हो जाती है, जिसके लिए जेम्स जीन्स ने क्या बताया कि सूर्य में किस प्रकार से ज्वार आया और उस ज्वार से कौन सा पदार्थ निकला, क्या निकला। तो इस बारे में आप सर्वप्रथम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना को समझें, इसके बाद बिग बैंग सिद्धांत को समझें और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर परिवार की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। तो सर्वप्रथम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। परिकल्पना हम उसे कहते हैं जो कल्पना से भी बढ़कर कल्पना हो, जिसको ना हमने देखा है, ना हमारे पूर्वजों ने देखा, ना हमने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस तरह से हुई होगी। और इस जेम्स जीन्स की परिकल्पना के द्वारा बहुत सी चीजें वो सॉल्व होती हैं, जिसे हम टेट्राहाइड्रा हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। टाइडल हाइपोथेसिस, ऑफ जेम्स जीन्स। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, इस परिकल्पना के माध्यम से जेम्स जीन्स ने यह बताया कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड में एक तारा था जिसका नाम था सूर्य। सूर्य नामक एक तारा था और सूर्य से भी एक बड़ा विशाल तारा, सूर्य से भी बड़ा एक विशाल तारा, इतना विशाल यदि वह सूर्य से टकरा जाता तो सूर्य की स्थिति कुछ और ही होती। वह इतनी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, लग रहा था कि सूर्य से वो टकराएगा, लेकिन वह सूर्य के निकट से होकर गुजरा। जब वह सूर्य के निकट से होकर ये विशाल तारा सूर्य के निकट आया तो इसने सूर्य के कुछ भाग को अपनी ओर खींचा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, क्योंकि यह इतना विशाल था, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसने सूर्य के कुछ भाग को अपनी ओर खींचा और इस तरह से यह सूर्य से अलग हो गया, जिसके दोनों किनारे पतले थे और मध्य का भाग मोटा था। इस तरह से सूर्य से जो भाग निकला, इसका नाम दिया गया फिलामेंट। जेम्स जीन्स ने इसका नाम दिया फिलामेंट और ये विशाल तारा बहुत तीव्र गति से यह आगे
निकल गया, इसके बारे में इन्होंने अपनी संकल्पना में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। या फिलामेंट जो सूर्य से अलग हुआ या पुनः सूर्य की ओर आकर्षित नहीं हो पाया क्योंकि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से यह दूर हो गया था। यह फिलामेंट यह सूर्य की भांति दैदीप्यमान था और लाखों वर्षों तक इसी स्थिति में यह सूर्य का चक्कर लगाता रहा। काफी दिनों बाद यह 9 भागों में बट गया, 9 भागों में ये टूट गया, जिन्हें 9 ग्रहों के नाम से जाना गया। इसमें नवा ग्रह 1930 में खोजा गया, 1930 में, जिसका नाम था प्लूटो। 2000 ये 9 ग्रह जिन्हें हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण, यम आदि के नाम से जानते हैं। तो इन 9 ग्रहों में जो सबसे पहले क्रम का ग्रह था बुध था, पृथ्वी थी, शुक्र था। तो इस तरह से ये 9 ग्रह बन गए। इसमें हम केवल पृथ्वी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इस तरह से ये 9 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने लगे। इसमें कुछ ग्रह लगभग अधिकांश जो ग्रह हैं 2 ग्रहों को छोड़कर यह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अपने जनक के चक्कर लगाते हैं। और शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के जो 9 ग्रह थे, 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जो जिसमें शुक्र और अरुण आते हैं, यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, वरुण, ये जो 6 ग्रह हैं यह चक्कर लगाते हैं सूर्य का परिक्रमण करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। और बाकी 2 ग्रह शुक्र और अरुण यह अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसीलिए इन ग्रहों पर, शुक्र और अरुण ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा में ना होकर के पश्चिम दिशा में होता है, वह अपोजिट दिशा में घूमने के कारण होता है। सूर्य उदय शुक्र और अरुण ग्रहों में यह पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि यह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य का परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी इन ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी जिसको आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब यह पृथ्वी ग्रह यह जाना जाता था पैंजिया के नाम से। इसका प्राचीन नाम था पैंजिया। इसका प्राचीन नाम पैंजिया और वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। यह पैंजिया सूर्य का परिक्रमण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करती है और इस पैंजिया के चारों ओर एक विशाल गैसीय समूह था। एक गैसों का मिश्रण था। इन गैसों के मिश्रण से, संलयन से बादलों की उत्पत्ति हुई और इसके चारों तरफ एक विशाल सागर का निर्माण हो गया, जिसका नाम था पैंथालाशा। पैंथालाशा ये बहुत विशाल सागर था, महासागर था। अभी जो हम पृथ्वी पर जो 5 महासागर देखते हैं, अभी उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। आदि महासागर पैंथालाशा था।
पैंथालासा यानी लाखों साल बाद इस पैंजिया का विभाजन हो गया, और पैंजिया के विभाजन होने से इसका जो उत्तरी भाग था, नॉर्थ भाग, इसको हम अंगारा लैंड का नाम दिए, इसको अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग को, इस भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड। पैंजिया में हलचल होने के कारण इस पैंजिया के भागों में इसमें बट गई, जिसमें एक दरार पड़ गई। इस दरार के पड़ने से पैंथालासा का जल इसमें आ गया और इसे एक नाम दिया गया टेथिस सागर। जो उथला सागर था, जो दरार घाटी में विकसित हुआ था, इसका नाम था टेथिस सागर। ये सागर है टेथिस सागर। टेथिस सागर लाखों साल बाद कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और अंगारा लैंड का विभाजन हुआ। गोंडवाना लैंड का विभाजन अनेक महाद्वीपों के रूप में सामने आया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, ये सब गोंडवाना लैंड के अंग हैं, भाग हैं। अंटार्कटिका भी इसी का भाग है। और अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये महाद्वीप बने। इन्हीं के से अनेक महासागरों की उत्पत्ति हुई, जिसमें पैंथालासा का अवशिष्ट रूप जो आज हमें दिखाई देता है वह प्रशांत महासागर के रूप में है। बाकी अन्य 5 महासागर और 7 महाद्वीप ये बन गए। ये टेथिस सागर में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से जो छोटी बड़ी नदियां आती थी, अपने जल को इसमें डालती थी और अपने साथ ढेर सारा अवसाद ताकि जमा करती थी, जिससे यह उथला हो। और भूगर्भिक हलचल के कारण यह अंगारा लैंड अपनी जगह पर स्थिर रहा और गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड की ओर फिसला। ऐसे ये उत्तर की ओर फिसला और इसमें जो अवसाद जमा थे, यह एक फोल्ड के रूप में, एक वलन के रूप में ऊपर उठ गए। और यही अवसाद जो इस रूप में उठ गए, इसे ही हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये वलन के रूप में टेथिस महासागर में जो वलन के रूप में जो अवसाद ऊपर उठ गए, इसे ही हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इसीलिए हिमालय को एक वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत होने के साथ साथ यह नवीनतम पर्वत है और इस पर ही ये संसार का ऊंचा पर्वत भी है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, सागर माथा के नाम से इसे नेपाली लोग जानते हैं, यह इसी पर स्थित है। कंचनजंगा, माउंट केटू, ये पर्वत शिखर इसी हिमालय पर पाए जाते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हिमालय की चोटियों पर ये समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, क्यों? तो यही कारण है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र में हुई है। समुद्र में वलन पड़ने के कारण जो मलबा ऊपर उठ गया, उसकी तली का उसमें जीव जंतु भी चले गए। तो इस तरह से हिमालय एक नवीनतम पर्वत है और विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। इस पर्वत के बन जाने के बाद भी टेथिस सागर के कुछ अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें राजस्थान की सांभर झील में ये इस टेथिस सागर का अवशिष्ट रूप है। यदि हम सांभर झील के जल को समुद्र के जल से मिलाएं तो उसमें सलिनिटी की वैसी ही मात्रा पाई जाती है जैसी आज समुद्र के जल में पाई जाती है। तो इस तरह से इस पैंजिया के बाद पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया के विभाजन से 2 भाग बने, जिसमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को
गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। बीच में जो समुद्र बना उसे टेथिस सागर के नाम से जाना गया। टेथिस सागर के दोनों ओर जो भूखंड थे इसमें अंगारा लैंड अपनी निश्चित जगह पे स्थिर रहा और गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड की ओर बढ़ा और ये खिसकने के कारण इसमें जो अवसाद जमा थे वह अवसाद एक फोल्ड के रूप में ऊपर उठ गए, जिसे ही हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ये पैंथालासा ये 5 सागरों में आज ये विभाजित हो गया है और आज भी पृथ्वी पर बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये कहा जाता है और ये ऐसा होता रहा है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज जो हम देखते हैं, जैसा देखते हैं वो कल ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम इतिहास के रूप में ही उसका देख सकते हैं, उसके नमूने हम इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं। और हम आज जो वर्तमान स्वरूप है यह कल वैसा नहीं था, उसका नाम दूसरा था। कल उसे हम पेंजिया के नाम से पृथ्वी को जानते थे, आज इसको हम ग्रीन प्लेनेट या पृथ्वी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है और इस पर फिर जो प्राथमिक उच्चावच बनते हैं जिनको हम महाद्वीप में महासागर कहते हैं। द्वितीय उच्चावच में पठार और पर्वत आते हैं। तृतीय उच्चावच में नदियां, झीलें ये आती हैं। तो इस तरह से हम स्थल भाग को कई भागों में बांटते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगले दिन शुरू होगा। धन्यवाद।